हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल से हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को शुरू किया था, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको पढ़ाना चालू किया था। तो जिसमें हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था और उसके बाद हमने इसका सबसे पहला टॉपिक परमाणु में अणु जो केमिस्ट्री से आता है उसको हमने शुरू किया था, जो 9th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है। जिसमें हमने पहले पढ़ा था परमाणु क्या होते हैं, सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं, इसके प्रतीकों के बारे में देखा था, जो आपने अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में हम आगे चालू करने वाले हैं। पहले इनके रासायनिक संयोजन के जो नियम है, जिस वैज्ञानिक एंटोनी ने दिए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नियम बताए थे और नियमों में क्या है। इसके अलावा जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान के बारे में बात करने वाले हैं और परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, सबसे पहले है रासायनिक संयोजन के नियम। ये कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे? एंटोनी एंड लवोजियर। एंटोनी एंड लवोजियर करके एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। इनको हम आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जो रासायनिक संयोजन के जो दो महत्वपूर्ण नियम दिए गए थे, उसमें इन एंटोनी एंड लवोजियर का साथ किसने दिया था? प्राउस ने। यानी एंटोनी एंड लवोजियर और प्राउस दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, इस नियम में इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है। यानी जो परमाणुओं या जो तत्व या यौगिक होते हैं जो आगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। यानी अगर आप किसी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो उसका चाहे आप रासायनिक अभिक्रिया के शुरुआत में ले लो या बाद में ले लो, उसका एक ही परमाणु द्रव्यमान रहेगा। यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, उसको न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। जैसे इसको एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं मैं, जल है, H2O जल होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक है। और तो ये दोनों अणुओं से मिलकर लगभग जो हमारे जल बनता है, 18 ग्राम जल बनता है, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु लिए जाते हैं। और जो हाइड्रोजन का अणु है उसका परमाणु भार 1 होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही रहेगा, चाहे आप इसका 1 अणु बनाओ H2O का, चाहे आप इसके 10 अणु बनाओ। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना बताया था? मैंने कल बताया था ना आपको कि ऑक्सीजन O यानी कैसी स्ट्रक्चर है, 8 जैसी, और इसका परमाणु भार डबल कर दो, कितना हो गया? 16। तो आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो, उसमें परमाणु भार है वो ऑक्सीजन का 16 ही रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कोई भी जो यौगिक बनता है, यौगिक जैसे अभी आपने देखा H2 है, जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होंगे उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। चाहे आप 1 अणु बनाओ, चाहे इसके 10 यौगिक बना लो। जैसे हाइड्रोजन के इसमें 2 अणु का यूज होता है, ऑक्सीजन का 1 अणु का यूज होता है, जैसे H2 है ना, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हमेशा 2 अणु और ऑक्सीजन की हमेशा 1 अणु का ही वो इसमें परमाणु का इसमें यूज होगा। तो यानी किसी भी यौगिक में एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ये तो सबको पता है कि यौगिक किससे बनता है? तत्वों से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे मिलकर यौगिक बनते हैं। इन यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया हुआ है। यानी आप चाहे घर का जल ले लो,
चाहे आप झरने ले लो, चाहे आप समुद्र का जल ले लो, आपको पता है कि H2O जो यौगिक है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहेगा, यानी इनका स्थिर अनुपात रहेगा 2:1 ही रहेगा। आप अभी NaCl जिसे हम नमक कहते हैं उसकी बात करें तो नमक NaCl में हमेशा इसका 1:1 ही रहेगा, यानी एक परमाणु Na का और एक परमाणु इसमें क्लोरीन का यूज होता है। स्थिर अनुपात के नियम के उदाहरण हैं जो NCERT में दे रखे हैं। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। कैसे? H2O हो, H2O में H2 + O2 का यूज होता है, जिसमें द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 हमें प्राप्त होता है, यानी जो परमाणु लिए जाते हैं वो 2:1 में लिए जाते हैं, लेकिन इनके जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो सदैव कितना रहता है? 1:8 रहता है। आप इसको याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये शायद पहले भी पूछा गया है। H2O है, H2O + O2, तो 1:8 इसका होता है। द्रव्यमानों का अनुपात इनका निश्चित रहता है। जैसे 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम जल में 1 ग्राम हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, तो इनका अनुपात हमेशा स्थिर ही आता है। मैं आपको एक बार समझा के भी इसमें बता देती हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि H2O में मैंने आपको बताया, H2O में इसका H2O का यौगिक यूज किया जाता है और एक ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। H2O के कितने अणु यूज किए जाते हैं? इसमें 2। ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? 16। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या था? 1 था, और इसके 2 अणु यूज हो रहे हैं, 2 परमाणु यूज हो रहे हैं, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु यूज हो रहा है, तो इसका परमाणु भार कितना? 1 का कितना होता है? 16। तो आप कैसे 2:16 इसको लिख सकते हैं? तो आपको इसका सरलीकरण करोगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। तो इस तरह से इसका हमेशा द्रव्यमान अनुपात है वो निश्चित आता है, यानी 1:8 के रूप में ही ये संयोजित होते हैं। यानी हमेशा 9 ग्राम जल बनता है, जिसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण और दे रखा है NCERT में, अमोनिया। अमोनिया है NH3 जिसको बोलते हैं, में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 रहता है। क्या रहता है? 14:3। तो इसमें बता दूं, NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। वही पहले की तरह नाइट्रोजन, मैंने बताया नाइट्रोजन की आकृति कैसी लगती है? 7 जैसी। तो इसका परमाणु भार कितना? डबल कर लो, कितना हो गया? 14। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। इसके कितने परमाणु यूज हो रहे हैं? 3। तो इनका जो द्रव्यमानों का अनुपात हो गया NH3 में क्या आएगा? हमेशा 14:3। ठीक है, तो हाइड्रोजन में मतलब H2O में कितना अनुपात आया? 1:8। और अमोनिया में जो द्रव्यमानों का अनुपात आया वो 14:3 हमेशा आता है। आप देख लिए थे रासायनिक संयोजन के नियम जो एंटोनी वॉन लेवोजिए ने बताए थे, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम आगे बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसे किस तरह से व्यक्त किया जाता है, इसकी क्या इकाई दी गई है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी? परमाणु द्रव्यमान ही थी। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी किसी भी तत्व होता है उसका एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है। IUPAC द्वारा इस इकाई को यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा व्यक्त किया गया था। किस तरह से IUPAC ने इसको क्या नाम दिया था कि द्रव्यमान को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? U के रूप में, यूनिफाइड द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं। 1961 में परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई बताई थी 1961 में, वो बताई गई थी कि कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था। ये NCERT से एक क्वेश्चन बन सकता है
कि परमाणु द्रव्यमान इकाई में किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है, तो कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया। मैं आपको बता दूं, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है, तो इसको एक परमाणु द्रव्यमान की एक निश्चित इकाई के रूप में लिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1/12वें भाग के रूप में लेते हैं, क्योंकि कार्बन जो परमाणु है उसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। इसके लिए जब इसको 12 और इसकी 1/12 इकाई से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आता है। इसके लिए कार्बन 12 के समस्थानिक को यूज किया गया था और इसके 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में यूज करते हैं। या हम इसे इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसको ज्यादा रटना मत, इसको बस इतना याद रख लेना कि किसी भी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन परमाणु जो होता है उसके 1/12वें भाग के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, यानी कार्बन 12 का 1/12वां भाग इसमें लिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, इनके संयोग से क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ, जिसमें 3 भाग कार्बन था, 4 ग्राम ऑक्सीजन का संयोग हुआ था। कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होती है, यानी क्या, इसमें कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आया, 1.0 U आया, और ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान आता है वो 1.33 U आता है। वो कैसे बता दूं, कार्बन परमाणु, कार्बन का इसमें एक परमाणु यूज हुआ जिसका द्रव्यमान होता है 12, इसके हम कार्बन के 1/12 भाग से गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1 U इसका मान आता है। जबकि ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 16, इसको हम 1/12वें भाग से हम गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1.33 U आता है। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग अगर समझ में आ जाता है, याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप इतना याद रख लो कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का जो मानक इकाई है उसके रूप में कार्बन 12 के 1/12वें भाग को यूज किया जाता है, क्योंकि अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब आगे आया कि परमाणुओं का अस्तित्व। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, परमाणु अणु व आयन बनाते हैं। अभी पहले भी देखा था अपने कि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ये अणु के रूप में रह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, अकेली ऑक्सीजन नहीं रह सकती है, वो O2 के रूप में रह सकती है, O-2 या O+2 के रूप में रह सकती है। तो ये अणु व आयन बनाते हैं, और अणु और आयन फिर आपस में संयुक्त होकर द्रव्य बनाते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं, आपने देख लिया कि परमाणु तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि परमाणु क्या होता है। अब देखते हैं कि अणु क्या होता है। अणु होता है ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम अणु कहते हैं। जैसे आप ले लो ऑक्सीजन लो, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो O2 का निर्माण होगा, और ये O2 ही क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, यानी 2 परमाणु हो गए या 2 से अधिक परमाणु है वो भी संयुक्त हो जाते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आपने 2 परमाणु लिए जो आपस में संयुक्त होते हैं तो Cl2 बनाते हैं, और ये अणु बनाते हैं। तो Cl के रूप में क्लोरीन नहीं रह सकती, ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन नहीं रह सकती, लेकिन O2 के रूप में रह सकती है, जिसे हम ऑक्सीजन इसको बोलते हैं।
और क्लोरीन अणु के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती है, जिसे हम Cl2 बोलते हैं। तो इसकी विशेषता है कि अणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है वह अणु कहलाता है। कैसे? जैसे आप O2 है, ठीक है, O2 है, इसको आप किसी भी यौगिक के निर्माण में आप यूज करोगे। जैसे आप दो से अधिक अणु मिलकर जब एक यौगिक बनाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की एक पृथक से अव्यवस्था देखी जाएगी, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन में जैसे ओजोन है, ओजोन स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, जो किसके गुण बताती है? ऑक्सीजन के गुण बताती है। तो ये O2 अणुओं के जुड़ने से ऑक्सीजन बनती है, ओजोन बनती है। तो इस तरह से वह किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है, यानी उसकी सारी विशेषताएं बताता है, वही अणु कहलाता है। जो होती हैं, बताया आपने, देखा कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु इसमें कितने होते हैं? कोई भी दो भी होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसके आधार पर कई प्रकार के अणु है वो निर्मित होते हैं। जैसे किसी भी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व में जो अणु होते हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, इस तत्व में केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, यानी इनमें एक से अधिक परमाणु नहीं होते हैं। जबकि ऑक्सीजन अणु होता है वो दो परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो इसके आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है, और ये जो परमाणुओं द्वारा जो व्यक्त करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। यानी कोई भी अणु बनाया जिसमें जितने परमाणु उपयुक्त हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसके आधार पर ही इसको परमाणुकता कहते हैं। तो अब देख लेते हैं परमाणुकता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। परमाणुकता के आधार पर एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, चतुर्परमाणुक और बहुपरमाणुक 4 प्रकार के अणु होते हैं। एक परमाणुक ऐसे अणु जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे आर्गन है, हीलियम है। ये कौन से तत्व है? अधातु तत्व हैं, जिनमें ऑर्गन और हीलियम है। आपको ऐसे कैसे ये एग्जाम्पल याद रखने हैं कि एक परमाणु है, उसमें कौन कौन से हैं? ऑर्गन है, हीलियम है, ये अधातु होते हैं, ठीक है। द्विपरमाणु अणु है, जिनमें दो परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। O2 है, S2 है, N2 है, Cl2 है। यानी जो अधिकतर अणु होते हैं वो द्विपरमाणिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। चतुर्परमाणुक है, जिसमें केवल एक उदाहरण दे रखा है NCERT में, फास्फोरस। आप इसको याद कर लेना, चतुर्परमाणुक मतलब फास्फोरस। ये P4 अवस्था में पाया जाता है। और बहुपरमाणुक है, जिसमें सल्फर S6 यानी S5, 6, 7 ये कई अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी बहुत सारे सल्फर के अणु जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करते हैं। तो बहुपरमाणु अवस्था में पूछ ले तो क्या? सल्फर। चतुर्परमाणु में पूछ ले फास्फोरस, ये याद रखने हैं। एक परमाणु में पूछ ले ऑर्गन या हीलियम, ठीक है। और इसके अलावा जो ज्यादातर परमाणु पाए जाते हैं वो द्विपरमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। O2 है, S2 है, N2 है, Cl2 है, ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ धातु होते हैं जो भी एक परमाणुक अवस्था में पाई जाती हैं। सोडियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। यानी Na2 नहीं होता, Fe2 नहीं होता, Al2 नहीं होता, Cu2 नहीं होता, ये भी एक परमाणु होते हैं। यानी सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। Na, Fe, Al और Cu यानी जो धातु होते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो एक परमाणु यानी एक ही परमाणु इनमें पाया जाता है, उस अवस्था में स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। तो इनको भी आप याद रख लेना, इनको एक बार 2-3 बार आप याद करोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना।
पहले आरपीएससी ने कैसे इनके क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आया था एक बार स्कूल लेक्चरर 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। ऑप्शन दिए थे गंधक सल्फर की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ऑर्गन की। तो आप बताइए किसकी होती है, ऑर्गन की। अभी अपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, बस आपको ये जो टेबल है वो याद करिए। तो एक परमाणु अणु में अपने देखा था ऑर्गन है हीलियम में, द्विपरमाणुक में O2 S2 N2 Cl2 है, चतुर्परमाणुक में फास्फोरस और बहुपरमाणुक में सल्फर है। धातुओं में आ जाए तो सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर है। तो क्वेश्चन क्या था, ऐसे कैसे ये पूछ लेते हैं किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। तो ऑर्गन और हीलियम की 1 होती है, धातुओं में सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर की 1 होती है। द्विपरमाणु अणु होते हैं उनकी परमाणुकता 2 होती है, जैसे O2 है, S2 है, N2 है, Cl2 है। चतुर्परमाणु या चतुर्परमाणु अणु होते हैं उसमें केवल एक अणु आता है फास्फोरस, जिसमें 4 होती है, यानी P से 4 और P यानी P से 4 किसकी चतुर्परमाणुविक होता है, जबकि सल्फर S यानी बहुपरमाणुक यानी बहुत सारे, S यानी सारे यानी सल्फर यानी बहुत सारे यानी बहुपरमाणुविक अवस्था इसमें पाई जाती है। तो आ गया एक क्वेश्चन और पूछा गया था पहले स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2012 में, 2 या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। बताओ क्या बनाते हैं, 2 या अधिक परमाणु जुड़कर अणु, यौगिक, लवण या तत्व। तो इसका आंसर आ जाएगा अणु। अभी पढ़ा था ना अपन ने, ये 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको साथ साथ नोट्स में भी कराती जाऊंगी ना, तो आपको क्या क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, और पुराने क्वेश्चंस काफी रिपीट भी होते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। और अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो जो कल वाली वीडियो थी उसकी PDF मैंने डाल दी है, आप चाहें तो उनकी प्रिंट आउट निकाल लें, आप चाहें तो आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। कल की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, रासायनिक संयोजन क्या होता है। तो अगर हो सके तो आप NCERT में से एक बार पढ़ के आना। थैंक यू।